लीजिए फिर से आ गए हैं हम सेकेंड पार्ट लेकर हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन क्लास 9th। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे थे कि कैसे यूरोप में सोशलिज्म आया, कैसे रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जार की कहानी हमने पढ़ी, जो कि जार निकोलस टू रसिया का एक राजा था जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। जनता परेशान थी तो जनता ने एक रेवोल्यूशन कर दिया, जिसके बाद उसे मजबूरी में ड्यूमा बनानी पड़ी थी। पहली ड्यूमा जो कि 75 दिन में उसने खत्म कर दी, दूसरी ड्यूमा जो कि उसने 3 महीने के बाद खत्म कर दी, और जो तीसरी ड्यूमा बनाई थी उसने, ड्यूमा एक टाइप की पार्लियामेंट होती है, उसमें उसने सभी के सभी जो कंजर्वेटिव्स थे उनको रखा था, जो राजा को सपोर्ट करते थे, जो राजाओं के शासन को सपोर्ट करते थे, जो चर्च को सपोर्ट करते थे, जो पुरानी मान्यताओं को लेकर चलने वाले लोग थे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2, और जो रशियन रिवॉल्यूशन का बचा हुआ जो इंसिडेंट था, आगे क्या क्या हुआ था, वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले वाले टॉपिक्स पे। तो ये जो हमारा अभी टॉपिक है, इसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी तक हमने देखा कि रसिया में क्या क्या सिचुएशंस हो रही थी। अब जो है एंट्री, रसिया की जो कहानी है वो एंट्री होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात। आप सबने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव डाली थी। आप सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, क्योंकि जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इतने सारे उसके इलाके, इतना सारा पैसा और इतना सारा उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया था। और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि हिटलर जैसे तानाशाह पैदा हुए जर्मनी में, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 कराया और जिसके बाद करोड़ों लोग मारे गए थे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये कब से कब तक हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया कि 1914 से लेकर स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। एक साइड ये लोग थे, दूसरी साइड थे फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। इन तीनों का ग्रुप था, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का और टर्की का। दूसरा ग्रुप था फ्रांस का, ब्रिटेन का और रसिया का। इनके बीच में किस चीज को लेकर लड़ाई चल रही थी उस समय पे, क्या है कि कुछ देशों में राजाओं का शासन चल रहा था और बहुत सारे देशों में जो है वो डेमोक्रेसी आ चुकी थी। जैसे अभी तक जो है वो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, अभी तक इटली में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, अभी तक ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, और अभी तक जो है फ्रांस में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लेकिन रसिया में डेमोक्रेसी नहीं आई थी। रसिया में जार निकोलस टू का शासन चल रहा था। इसके अलावा ये सारे देश लड़ क्यों रहे थे? ये सारे देश पावर के लिए लड़ रहे थे। सबको जमीनें चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा। सारे देश आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे। राजाओं की वजह से भी ये युद्ध स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि राजाओं के अलग ही उनके जो शौक होते थे कि मुझे मेरा एम्पायर बड़ा करना है, मुझे ज्यादा टैक्स चाहिए, ज्यादा लोग मेरे एम्पायर में आए, ज्यादा बड़ी सेना चाहिए मुझे। तो कभी कभी क्या होता था कि राजाओं की ये जो एब्सोल्यूटिज्म थी, निरंकुशता थी, वो बिना सोचे समझे अपने दिमाग से कोई भी फैसला लेते थे, जिससे युद्ध स्टार्ट हो जाते थे। और होता क्या था कि जब एक राजा युद्ध में जाता था तो उसका सहयोगी दूसरा देश उसके साथ में युद्ध में कूद जाता था। उसका भी, जिसके खिलाफ ये युद्ध करते थे, दुश्मन देश का सहयोग देश भी अपने दोस्त देश या फिर मित्र मुल्क के साथ में आ जाते थे। तो इस तरह से एक देश दूसरे देश, दूसरा देश तीसरे देश, ऐसे कर करके एक पूरा ग्रुप बन जाता था। खेमे बन जाते थे, एक खेमा ये, एक खेमा वो। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इनिशियली पीपल ऑफ रसिया सपोर्टेड द जार, बट एज द वॉर प्रोग्रेस्ड द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द ड्यूमा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी वॉर के बाद। अगर रसिया जीतता है, रसिया बहुत सारे इलाके कब्जा करेगा, तो जो बहुत सारी जमीन होगी वो अल्टीमेटली लोगों के पास में आएगी। तो लोगों को ये उम्मीद जगी एक तरह से कि अगर हम राजा का साथ देंगे, अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे, तो हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी जमीन मिलेगी। हो सकता है राजा खुश होकर हमें बहुत सारी आजादी, इक्वेलिटी, डेमोक्रेसी वगैरह इस सब की तरफ हम जाएं। लोगों को स्टार्टिंग में यही उम्मीद थी, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इस वॉर में हिस्सा लिया था। तो इससे क्या हो जाता है, जार निकोलस टू को पावर मिलती है। उसने क्या किया था, अब ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया था, अपने ही दम पे सारे फैसले राजा इस वॉर में ले रहा था। ड्यूरिंग द वॉर एंटी जर्मन फीलिंग ran high and Zarian Alexandra
जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली मॉन्क नेम्ड, जिसका नाम था रेस्पुतिन, मेड द ऑटोक्रॉसी अनपॉपुलर इन रसिया। एक चीज यह है कि इन रसियंस की लड़ाई चल रही थी जर्मनी के साथ में। आपको पता है जो जर्मनी था उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था रसिया पर पहले। एक शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नेम है, इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया था। इसका नाम क्या रखा इन्होंने? पेट्रोग्राद। क्यों रखा? क्योंकि इनका मानना था कि इनके दुश्मन देश की कोई भी निशानी इनके देश में नहीं होनी चाहिए। राजा की वाइफ थी वो भी जर्मन, तो राजा भी एक तरह से अनपॉपुलर होने लग गया कि राजा की वाइफ खुद जर्मनी से है, तो हम क्या करें अब? हम राजा को कैसे सपोर्ट दें जो खुद इसकी फैमिली जर्मनी से बिलोंग करती है? क्योंकि इनका युद्ध चल रहा था जर्मनी से। जर्मनी के बहुत सारे सैनिक रशियंस के बहुत सारे सैनिकों को मार रहे थे, खून खराबा चल रहा था, जिसकी वजह से जो रशियंस थे वो नफरत करने लगे थे जर्मनी और जर्मनी के सैनिकों से और ज्यादा, जिसकी वजह से जो राजा है उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा कम होने लगती है। रशियन आर्मी सफर्ड ग्रेटली इन द हेड्स ऑफ द जर्मन एंड ऑस्ट्रियन आर्मीज। रशियन आर्मी बहुत जोश से लड़ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया थे उन्होंने बहुत ज्यादा हथियारों के साथ में, पूरी स्ट्रेटजी के साथ में इस युद्ध को लड़ा और रशियंस को पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। बहुत ठंड थी, कई जगह पे ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई कि जो रशियंस थे उनको युद्ध के मैदान से वापस हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और इनकी सेना कई मोर्चों में हार झेलने लग गई और लगभग ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग 70 लाख रशियंस मरे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। मजबूरी में रशियंस को कई मोर्चों से वापस आना पड़ा, रसिया आना पड़ा। और जब ये वापस आ रहे थे तो अपने साथ में ये बहुत सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे जब ये वापस रसिया आ रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कहीं जर्मनी की सेना अगर इनके पीछे आ गई तो इनको क्रॉप्स मिलेंगी तो ये खाएंगे उसको आराम से, और इसको बिल्डिंग्स मिलेंगी तो वहां पे रहेंगे। तो ऐसा माहौल अपने दुश्मन देश को ये नहीं देना चाहते थे रशियन ट्रूप्स, रसिया के सैनिक, कि इनके दुश्मन देश के सैनिकों को मदद मिले किसी भी तरह के खाने की या किसी भी तरह की रहने की। इसीलिए ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करके अपने देश वापस आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन ऑफ रेफ्यूजी इन रसिया। आपको पता है रसिया के ही खेतों को जलाया गया ताकि दुश्मन देश के सैनिक रसिया में एंटर ना कर सकें, और रसिया के ही बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। इससे क्या होता है, लगभग 30 लाख रसियंस बेघर हो जाते हैं, खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रसिया में भूखमरी फैल जाती है, रसिया में बीमारियां फैल जाती हैं, रसिया में बहुत सारे लोग बेघर होकर सड़कों पर आ जाते हैं। इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था रसिया की सोसाइटी में। Russia's own industries were few in numbers and the country was cut off from the other suppliers of industrial goods by the German control of the Baltic Sea। एक चीज और हो रही थी कि रसिया की जो भी इंडस्ट्रीज थी वो पहले से ही बहुत ज्यादा कम थी, सेंट पीटर्सबर्ग में थी, मॉस्को में थी। तो हो क्या रहा था कि जो रॉ मटेरियल आता था रसिया में वो आता था बाल्टिक कंट्रीज से। बाल्टिक में बहुत सारे कंट्रीज है छोटे छोटे यूरोप के, वो रसिया में रॉ मटेरियल भेजते थे, रसिया में मैन्युफैक्चर होता था, फिर बाद में यहाँ से उनको सामान भेजा जाता था, बेचा जाता था, रसिया में भी बेचा जाता था। तो हो क्या रहा था कि वहां से जब रॉ मटेरियल आना बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जो बाल्टिक सी है उसमें जर्मनी ने कब्जा कर लिया, पूरे रूट को ब्लॉक कर देता है जर्मनी, जिससे जो रॉ मटेरियल है वो रसिया में नहीं आ पा रहा था, जिससे इस युद्ध में बहुत बुरा असर पड़ता है रसिया के। इनकी सेना तो हार ही चुकी थी, वापस आ रही थी, फसल बर्बाद कर दी, बिल्डिंग्स बर्बाद कर दी, रिफ्यूजी बन गए 30 लाख लोग। इसके साथ ही इनकी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां, ये सब बंद हो गई थी क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं था इनके पास, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की जॉब चली गई, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, उनकी जिंदगी एक तरह से थम सी गई थी। जो पहले मिडिल क्लास थे अब वो गरीब बन चुके थे और गरीब भुखमरी का शिकार बन चुके थे। यहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्किंग वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन।
इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेबर्स बेचारे सड़कों पे घूमने लग गए कि कहीं पे कोई तो कुछ तो थोड़ा बहुत काम मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा था। इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी थी रसिया में, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राशन की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन राशन नहीं था इनके पास, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो ये सिचुएशन हो गई थी रसिया में उस वक्त। आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। आपने कभी सुना है पेट्रोग्राद के बारे में? अभी मैंने बताया कि पेट्रोग्राद एक शहर है, अभी भी है, जिसका पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट पीटर्सबर्ग को ही पेट्रोग्राद कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या था ये पढ़ेंगे हम। तो इन फेब्रुअरी 1917 देयर वर फूड शॉर्टेज इन रसिया। 1917 में बहुत ज्यादा खाने की कमी हो जाती है रसिया में। कारण क्या था कि रसिया जो है ना उस समय पे एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था जिसमें उनका प्रोडक्शन कम हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था उनका, उनके पास में वो रॉ मटेरियल भी नहीं आ पा रहा था। तो इससे रसिया में बहुत ज्यादा फूड की शॉर्टेज हो जाती है। वाइल द वर्किंग क्लास वॉज डिस grunted because of the shortage of food supplies, the parliamentarians opposed the decision of the Tsar to dissolve the Duma। सिंपल सी बात है, उस समय पे जो जार था ना, जार निकोलस टू, उसने क्या किया था कि जो ड्यूमा थी ना उस पे अपना पूरा कंट्रोल करके उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। तो बहुत सारे लोग चाहते थे पार्लियामेंट के कि जार ये काम ना करे, क्योंकि अगर वो सलाह देने वाली जो ड्यूमा है अगर वही खत्म हो जाएगी तो कल को राजा को अच्छी सलाह कौन देगा? फिर राजा वही करेगा जो उसकी मन में आएगा, जो उसकी मर्जी होगी, मन मर्जी वही करेगा। इसीलिए लोग राजा के खिलाफ होने लगे, इसी के पार्लियामेंट में लोग इसके खिलाफ होने लगे, इसके खिलाफ बोलने लगे कि राजा को ड्यूमा बंद नहीं करने चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, तो ऑन 22 फरवरी देयर वाज अ लॉकआउट ऑफ अ फैक्ट्री बाय द वर्कर्स, मोर वर्कर्स फ्रॉम द अदर फैक्ट्रीज जॉइंड देम। जब राजा के इस फैसले के खिलाफ और ज्यादा आंदोलन बढ़ता है तो बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स राजा के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं, क्योंकि राजा की ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। साथ में उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी थी, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ना ही उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज थे, ना ही उनको अच्छा घर मिलता था, और उन्हें लो वेजेस में काम करना पड़ता था। दैट्स वाई फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे ज्यादातर वो राजा से नाराज थे, दैट्स वाई वो सड़कों पे आ गए थे, फैक्ट्रियों के बाहर हड़ताल कर रहे थे वो। बहुत सारी वुमेन्स ने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत सारी वुमेन्स ने पूरी की पूरी फैक्ट्री के आंदोलन को पूरी तरह से लीडरशिप प्रदान की और उसको पूरा लीड किया, जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्यूशन था इसमें जो वुमेन्स ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था, वुमेन्स ने लीडरशिप प्रोवाइड की थी बहुत सारे आंदोलन को इसमें, जिसकी वजह से आज भी हम लोग पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। इसी घटना की वजह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है कि जब रसिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, और रसिया के रिवॉल्यूशन में जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां जिसमें हजारों लोग काम करते थे, उसमें कुछ औरतें थी जिन्होंने पूरे मूवमेंट का, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी, जिसकी वजह से आज भी हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च के दिन। आगे बढ़ते हैं। कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट फ्यू डेज, मोर पीपल जॉइंड द रिवॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया, चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक कर दिए, पुलिस लगा दी गई, कैवलरी लगा दिए, घुड़सवार लगा दिए गए, और आदेश दिया गया कि जहां पर जनता कोई भी हरकत करे, कोई भी बिल्डिंग को आग लगाने की कोशिश करे, किसी भी गाड़ी को जलाने की कोशिश करे, कहीं पर भी हिंसा हो, वायलेंस हो, तुरंत उन्हें गोली मार दी जाए, उन्हें या तो जेल में लाकर फांसी दे दी जाए। ऐसे आदेश राजा ने जारी कर दिए थे। आगे क्या होता है, पॉलिटिशियंस, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल्स बिगेन डेमोन्स्ट्रेशंस डिमांडिंग लेस वर्किंग आवर्स, मोर वेजेस एंड डेमोक्रेसी। लोग जो थे, वर्कर्स जो थे, उनकी डिमांड क्या थी, क्या चाहते थे वो? जितने भी वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें 15 घंटे काम ना करना पड़े, कम से कम उनका काम 8 से 10 घंटे कर दिया जाए।
इसके अलावा वो मोर वेजेस चाहते थे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, उनकी वेजेस बहुत ज्यादा कम थी। इसके लिए उनको घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो वर्कर्स का मानना था कि वेजेस उनकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम मिल रहे हैं, तो जितना उनका मेहनत है उसके हिसाब से उनको वेजेस जरूर मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी, लोग चाहते थे डेमोक्रेसी, लोग चाहते थे अपना नेता खुद से चुनना, क्योंकि राजा तो ऑटोक्रेटिक थे, मोनार्क थे, राजा का बेटा राजा बनता था, तो उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल नहीं था, लोगों की विल के हिसाब से राजा काम नहीं करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें लोग अपना नेता चुनते हैं और वही नेता जाके पार्लियामेंट में लोगों की बात रखता है, उनकी परेशानियां रखता है, जिसकी वजह से लोगों की बात पहुंचती है। लेकिन राजा तक कौन बात रखेगा, इसीलिए डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय पे। दे वर लेटर ज्वाइंड बाय द कैवेलरी एंड द सोल्जर्स। आपको पता है, बहुत सारे घुड़सवार, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे पुलिस में जो लोग थे, वो वर्कर्स की फैमिली से आते थे, वो किसानों की फैमिली से आते थे। तो जब राजा ने आदेश दिया कि आप लोग गरीब और वर्कर्स जो पीजेंट्स हैं, किसानों के ऊपर आप लाठी चार्ज करो, आप इन्हें गोली मारो, तो जो पुलिसमैन थे, जो आर्मी से थे, ऐसे लोग जो खुद किसान और वर्कर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने गोली चलाने से या उनको मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था अपनी सिचुएशन कि हम किस फैमिली से आते हैं, हमने वो चीजें देखी, हमने वो दर्द सहा है, तो हम राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो राजा की सेना के ही, राजा के ही पुलिस के लोग राजा की बात मानने से इनकार कर देते हैं, और बाद में बहुत सारे कैवेलरी मैन, घुड़सवार और बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था, वर्कर्स के सपोर्ट में आ गए थे वो। वर्कर्स फॉर्म्ड अ सोवियत विच लेटर केम टू बी नोन एज द पेट्रोग्राद सोवियत। जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने अपने एक ग्रुप बना लिया, एक टाइप से पार्लियामेंट बना ली, और उस पार्लियामेंट का उन्होंने नाम रखा सोवियत। और बाद में वो जो सोवियत थी, उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद सोवियत रखा गया, क्योंकि वो जो सोवियत बनी थी, वो पेट्रोग्राद में बनी थी। The Tsar abdicated the throne and the new provisional government was formed by the Soviet leaders. जब इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बना ली, जिसका नाम इन्होंने रखा पेट्रोग्राद सोवियत, तो बाद में इन्होंने अपना एक दूत, एक मैसेंजर राजा के पास भेजा, और राजा को पूरी सिचुएशन बताई कि अब आपके पास सपोर्ट नहीं है, ना आपके पास सेना है, ना आपके पास पुलिस है, ना लोग आपके सपोर्ट में हैं, तो आपको हट जाना चाहिए, आपको राजा की गद्दी से हट जाना चाहिए, आपकी भलाई इसी में है, अगर आप नहीं हटोगे तो आपको फोर्सफुली हटाया जाएगा, हो सकता है कि आपको मार डाला गया। तो राजा की मिलिट्री का एक लीडर था, वो समझदार था, उसने राजा को समझाया कि महाराज, जिंदा रहेंगे तो आगे जाके फिर से प्रयास कर लेंगे, अभी हमारा राजा की गद्दी से हटना ही जरूरी है, नहीं तो लोग अगर बगावत करने पे आ गए तो हमें जान से भी मार डालेंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन मिलिट्री लीडर्स की सलाह पर राजा ने अपने आप को थ्रोन से हटा लिया और आज्ञा दी, मतलब एक तरह से उसने बोल दिया कि ठीक है, आप लोग जो भी करेंगे, अब आप लोग ही हैं सब कुछ, मैं अब कुछ भी नहीं हूं, मैं हट रहा हूं। The Petrograd Revolution finally brought an end to the Russian monarchy in the February 1917। ये जो पेट्रोग्राद का जो आंदोलन हुआ था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, इससे क्या होता है, राजा को हटा दिया जाता है रसिया से, राजा की पूरी सत्ता समाप्त कर दी जाती है। अब मोनार्की खत्म कर दी गई थी रसिया से। कब खत्म हुई थी, फेब्रुअरी 1917 के फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से, जो पेट्रोग्राद में हुआ था, जिसमें एक सोवियत का निर्माण हुआ था, ये सोवियत वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी। इस तरह से राजा का अंत होता है, राजा को पूरी तरह से पॉलिटिकली हटा दिया जाता है, पावरलेस कर दिया जाता है राजा को। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है लेनिन के बारे में। लेनिन आपने कभी ना कभी सुना होगा, मैं एक जिक्र करता हूं लेनिन के बारे में। जब शहीद भगत सिंह जी को फांसी पे चढ़ाया जाना था, और जब एक सोल्जर उनके पास जाता है कि भगत सिंह जी, अब आपका समय हो चुका है, आपको एक दिन पहले ही फांसी दी जा रही है, तो भगत सिंह जी उस दिन एक किताब पढ़ रहे थे, जो कि लेनिन की किताब थी। ये वही लेनिन थे जो मेरे पीछे आप फोटो में देख रहे हैं, जिन्होंने रसिया के रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जी ने कहा था कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहा है, यानी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और अब समय आ चुका है कि मेरा इस देश के लिए मर मिटने का, और वो खुशी खुशी अपने देश के लिए जान देने के लिए जाते हैं। और आज भी हम, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे देश के सभी लोगों के दिलों में शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जिंदा हैं इनकी कुर्बानियों की वजह से। तो ये वही लेनिन थे जिनकी किताब वो पढ़ रहे थे। लेनिन
इन अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया। ये इनको रसिया से बाहर कर दिया गया था क्योंकि ये कुछ एक्टिविटी कर रहे थे जो राजा को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली ये 1917 में आफ्टर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हो जाने के बाद इनको अलाउ किया जाता है कि आप रसिया में आओ, और ये वापस रसिया में आते हैं। ही हैड अर्लियर डिमांडेड दैट द वॉर शुड बी बॉट टू एन एंड, लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द peasants and banks should be nationalized. This came to be known as the Lenin's April thesis. लेनिन ने सबसे पहले क्या डिमांड की कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाए, यानी कि जो भी प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बना दिया जाए ताकि लोग बड़ी आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने कहा कि जितनी भी जमीन चर्चों के पास थी, जितनी भी जमीन नोबेल लोगों के पास में थी, राजा या उसके संबंधियों के पास में थी, उस जमीन को वापस से लोगों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसानों को दे दिया जाए बराबर बराबर जो उनकी नीड के हिसाब से है, वर्कर्स को दिया जाए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। ये किसने कहा? ये लेनिन ने कहा था। इसी को कहते हैं अप्रैल थीसिस बाय द लेनिन। ड्यूरिंग दिस टाइम इन रसिया द कमिटीज ऑफ वर्कर्स वर फॉर्म्ड टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारी कमेटियां इसलिए बनाई गई थी ताकि वर्कर्स की कंडीशन को मॉनिटर कर सकें, देख सकें कि वर्कर्स किस सिचुएशन में है, इन्हें क्या चाहिए, इनकी सिचुएशन को समझकर इनकी जो नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए। सिमिलरली पीजेंट्स अंडर द सोशलिस्ट लीडर्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। पीजेंट्स ने भी अपने खुद के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए थे और वर्कर्स ने भी अपने खुद के ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे कम्युनिटीज बनती हैं ताकि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके तो जिसको जितनी जरूरत है उसकी जरूरत के हिसाब से उसको लैंड दी जा सके। तो बहुत सारी कमिटीज वर्कर्स की भी बनती है और बहुत सारी कमिटीज जो है वो पीजेंट्स की भी बनती है। वाइल द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड टू मोनार्की इन रसिया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन लेड टू एन एंड ऑफ प्रोविजन गवर्नमेंट। आपको एक और बात बतानी है कि फरवरी में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें राजा को हटाया गया था, और अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें किसको हटाया गया? इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाया गया। देखो, जैसे हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, वैसे ही उस समय पे रसिया था, रसिया में भी बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स थे जिसमें अलग अलग राजा राज करते थे। मेन जो राजा था पूरे रसिया का वो तो हट गया था, लेकिन जो उसके स्टेट्स थे, अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग इलाके थे, अलग अलग क्षेत्र थे, उनमें जो छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे उनको भी हटाना जरूरी था। तो अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें उन सभी प्रोविंशियल राजाओं को, जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे इलाकों के जिसपे उनका कंट्रोल था, उनको भी अक्टूबर रिवॉल्यूशन से हटा दिया जाता है और पूरी तरह से रसिया से मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है। चाहे मेन रसिया हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हर जगह से राजा ये नोबेल्स को हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी लाई जाती है। रसिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रसिया को एक सोशलिस्ट कंट्री डिसाइड कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, वो देख लेते हैं। देखो इसमें हुआ क्या था कि जो बोल्शेविक थे, आपको पता है बोल्शेविक कौन थे? बोल्शेविक वो लोग थे जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही बोल्शेविक रख दिया था। तो द बोल्शेविक वर suppressed by the provincial government because of their radical demand. बोल्शेविक वर सप्रेस्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो बोल्शेविकों को हटाना चाहते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों को लगा, आसपास के जो गांव साइड के जो इलाके थे रसिया में, कंट्री साइड के जो इलाके थे, वहां पे जो लीडर्स थे, वहां पे जो राजा को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनको लगा कि अगर बोल्शेविकों को हम नहीं हटाएंगे तो आगे जाकर ये हमारे इलाके भी हमसे छीन लेंगे। इसीलिए बोल्शेविकों का और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे, राजा थे छोटे मोटे, उनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। द बोल्शेविक एंटर्ड एन अलायंस विद द पेट्रोग्राद सोवियत टू ओवरथ्रो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो बोल्शेविक थे, जो लेनिन के सपोर्टर थे, जो लेनिन थे, उन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत यानी जो वर्कर्स थे, उनकी जो पार्लियामेंट थी, वर्कर्स की जो पार्लियामेंट थी पेट्रोग्राद सोवियत, उनके साथ में मिलकर इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि राजा के सपोर्टर्स थे, इनको हटाने के लिए बहुत लंबा और बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा, जिसका डिसीजन ये होता है कि लास्ट में बोल्शेविक जीत जाते हैं और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी लोग थे ये हार जाते हैं, इनके सपोर्टर्स, इनकी आर्मी के, इनकी पुलिस के, इनके राजा के सपोर्टर्स, सब लोग। दे फियर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड बिकम डिक्टोरियल। देखो,
बोल्शेविकों को लगता था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल इलाके हैं, आसपास के इलाके, चारों तरफ के गांव साइड के, अगर वहां पर हमने कंट्रोल नहीं लिया तो आने वाले समय में वहां पर डिक्टेटरशिप आ सकती है, वहां पर पूरी तरह से कब्जा हो सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, जो राजा हैं छोटे छोटे। तो ये चाहते थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना, हमें कोई भी मौका नहीं देना है कि वापस से दोबारा राजा या राजा जैसे दूसरे राजा पूरे रसिया में अपना शासन करें या अपना कंट्रोल कर लें। इसके बाद क्या होता है, द बोल्शेविक ऑक्यूपाइड पेट्रोग्राद बाय मिडनाइट एंड बाय द दिसंबर दे वर इन कंट्रोल ऑफ द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया। धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी बोल्शेविक थे, इनकी लड़ाई चलती है, प्रोविंशियल लीडर्स थे। आपको पता है प्रोविंशियल लीडर्स का सपोर्ट किसने किया था? मैं आपको बताता हूं। प्रोविंशियल लीडर्स का सपोर्ट किया था, कुछ कंट्रीज थी, उनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने किया था। पता है क्यों किया था? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज थे आसपास के, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। इनका मानना था कि अगर इनके देश में भी ये जो कम्युनिज्म है, ये जो सोशलिज्म है, ये जो फैल गया ना रसिया के जैसा, तो वहां पे जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी प्रॉपर्टी ओनिंग लोग थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लैंड दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, किसानों को उनको देना पड़ेगा, वर्कर्स को। सेम सिचुएशन अगर रसिया में हो सकती है तो सेम सिचुएशन उनके देश में भी हो सकती है। इसलिए बहुत सारे आसपास के कंट्रीज जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लीडर्स को, जो कि राजा को सपोर्ट करने वाले थे, ऐसे लोगों को। चेंजेस इन रसिया आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया में, वो देख लेते हैं। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। आपको पता है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। आफ्टर द बोल्शेविक हेल्ड द पावर इन रसिया, बोल्शेविक्स ने जैसे ही रसिया में पावर संभाल ली, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू कैप्चर द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। लेनिन ने कहा कि जितनी भी जमीन नोबेलिटी वाले लोगों के पास में है, जितनी भी जमीन चर्च वाले लोगों के पास में है, सारी की सारी जमीन को किसान अपने कंट्रोल में ले लें और अकॉर्डिंग टू द नीड आपस में बांट लें। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय 1917। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सरकारी बना दिया गया, बहुत सारे बैंक्स को भी सरकारी बना दिया गया। In cities, large houses were divided into several quarters according to the size of the family. शहर में जो बड़े बड़े राजा के सपोर्टर थे, मंत्री थे, उनके फैमिली वाले रिश्तेदार थे, उनके जो बड़े बड़े महल थे, उनसे सब कुछ छीनकर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बना दिया गया, क्वार्टर्स बना दिए गए, ताकि गरीब वर्कर्स या फिर पीजेंट्स उनको वहां पे रहने की जगह मिल सके। लेटर द बोल्शेविक कंडक्टेड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे जाकर इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए बोल्शेविकों ने, लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं आई, मेजोरिटी वोट नहीं मिले, इसीलिए इनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा? डिसमिस करना पड़ा। लेनिन ने जो है असेंबली को डिसमिस कर दिया, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं आई थी। और ये क्या बन जाता है? रसिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट। रसिया में केवल एक ही पार्टी थी उस समय पे, क्योंकि वही थी जिसका नाम क्या था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और केवल वही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी। पुलिस सेंटेंस्ड एंड पनिश्ड दोज पीपल्स हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। बोल्शेविकों ने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी बोल्शेविकों के खिलाफ होगा, क्योंकि उनको पता था हमारे खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ राजा या राजा के सपोर्टर हैं, हमारे खिलाफ चर्च या उनसे रिलेटेड सपोर्टर्स हैं। तो बोल्शेविकों को पता था जो हमारे खिलाफ हैं, अगर वो हमारे खिलाफ बोलेंगे या बात करेंगे या कोई भी एक्शन करेंगे, तो हम उन्हें इनलीगल करके उनको पनिशमेंट देंगे, इनलीगल डिक्लेयर करेंगे उनके कामों को और उनको पनिशमेंट देंगे। इसीलिए जैसे आपने कभी सुना था कि हिटलर ने यही सेम चीज की थी, कि हिटलर ने भी अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को जेल में डाल दिया था, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। सेम चीज यहाँ पे हो रहा था, जो बोल्शेविकों की बुराई कर रहा था उसको जेल में डालते जा रहे थे ये। While on one hand, many people supported the Bolsheviks as they stood for socialism. On the other hand, people were also disillusioned with the party because of the censorship imposed by them. आपको पता है बहुत सारे लोग बोल्शेविकों को पसंद करते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन बोल्शेविकों की एक खराब चीज थी, मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने सेंसरशिप किया था। सेंसरशिप कर दिया था मतलब कि कोई भी चीज अखबार में छपेगी, कोई भी चीज बुक के माध्यम से पब्लिश होगी, उसमें पहले राजा
सेंसरशिप करते थे, अपने पास भेजते थे, अपने पास बुलवाते थे, वो चीजें चेक करते थे कि कहीं राजा के खिलाफ कोई चीज बोली तो नहीं गई है, लिखी तो नहीं गई है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको बैन कर देते थे। तो सेम चीज यहाँ पे बोल्शेविकों ने किया, इन्होंने अपने खिलाफ कुछ भी लिखने से मना कर दिया, अपने खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में नहीं लिखवा सकते थे, लिख सकते थे कोई भी बोल्शेविकों के खिलाफ, बोल्शेविकों के खिलाफ कोई भी बुक नहीं छाप सकते थे, उनके खिलाफ उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे अखबारों में, पेपर्स में, किसी भी तरह से, किसी भी रिटन फॉर्म में, है ना। तो इन्होंने सेंसरशिप कर दिया, पूरी तरह से बोला कि आपको कुछ भी न्यूज़पेपर में छापना है, पहले आप हमें बताइए कि आप क्या छाप रहे हैं, आपको बुक में कुछ भी छापना है, सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आप क्या छाप रहे हैं, हम चेक करेंगे कि कहीं बोल्शेविकों की उसमें बुराई तो नहीं हो रही, बोल्शेविकों के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं गया है, इसके बाद हम उसको पास करेंगे। तो ये चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी थी बोल्शेविकों ने। द सिविल वॉर, सिविल वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिविल वॉर किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बोल्शेविकों के बीच में, और बोल्शेविकों के अलावा जो ऐसे कॉमन पीपल्स थे, ऐसे आम लोग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, जो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते थे, जो बोल्शेविक नहीं थे, नॉन बोल्शेविक लोग, जो बोल्शेविक नहीं थे, नॉन बोल्शेविक लोग, एंड द सपोर्टर्स ऑफ द जार्स, राजा के सपोर्ट करने वाले लोग, इनके बीच में हुई थी। द बोल्शेविक The Bolshevik uprising was criticized by the socialist, liberalist and the nobility. बोल्शेविकों के खिलाफ कौन था? नोबेलिटी थे, राजा से संबंधित लोग थे, सोशलिस्ट थे और लिबरल्स थे, क्योंकि इनको पावर से हटा दिया गया था बोल्शेविकों के द्वारा, इसीलिए इसके खिलाफ हो गए थे। द लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक। ये साउथ रशिया साइड चले गए थे ताकि बोल्शेविकों के खिलाफ ये अपनी योजना बनाकर उनको हरा सके, उनके ऊपर हमला करके पूरे रशियन पार्लियामेंट में कब्जा कर सकें। लेकिन हुआ क्या था? दे वर सपोर्टेड बाय द फ्रांस। आपको पता है ये जो भी नॉन बोल्शेविक लोग थे ना, जो राजा के सपोर्टर थे, जो नोबेलिटी वाले थे, जो सोशलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, जो चाहते थे कि बोल्शेविक हट जाएं, ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांस कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, जापान कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। क्यों कर रहा था ये? क्योंकि ये जानते थे कि अगर जो बोल्शेविक वाला जो कानून है, बोल्शेविकों की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, अगर वो अमेरिका में, अगर वो फ्रांस में, अगर वो ब्रिटेन में, अगर वो जापान में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी फैल गई, तो वहां पे भी पूरी तरह से वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो कि रशिया में हुई थी। यानी जो बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अमीर लोग थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उनसे वो सब छीन लिया जाएगा और वर्कर्स और पीजेंट्स में बांट दिया जाएगा। इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे थे इनको। एज आ रिजल्ट सिविल वॉर होता है रसिया में। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर मतलब एक देश के अंदर उसी देश के लोग आपस में जब लड़ने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमॉन्ग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप विद द पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। आपको पता है जो राजा को जो लोग नॉर्मल लोग सपोर्ट कर रहे थे, या जो लोग सोशलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग लिबरल्स को सपोर्ट कर रहे थे, इन लोगों के साथ राजा से जुड़े हुए जो लोग थे, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता था, अच्छा जो बोल्शेविक थे ना, उन्हें रेड कहा जाता था, क्योंकि वो रेड कलर या रेड टोपी पहनते थे, रेड टाइप, रेड कलर का उनका पूरा ड्रेस रहता था बोल्शेविकों का, इसीलिए उनको रेड कहा जाता था। ये जो नोबेलिटी थे इनको व्हाइट कहा जाता था, और जो सोशलिस्ट और लिबरल्स थे इनको ग्रीन कहा जाता था। तो ये जो ग्रीन थे और ये जो व्हाइट थे, ये आपस में मिले हुए थे और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? रेड के खिलाफ, बोल्शेविकों के खिलाफ। तो सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। ये जितने भी व्हाइट लोग थे जो कि नोबेलिटी, और जो ग्रीन थे जो कि सोशलिस्ट और लिबरल्स थे, इन्होंने अत्याचार स्टार्ट कर दिए। किनके ऊपर? किसानों के ऊपर, क्योंकि उनका मानना था कि किसानों ने जमीनें छीन ली हैं बड़े लोगों की, अमीरों की, नोबेलिटी वाले लोगों की, चर्च की, तो अब हमें मौका मिला है तो हम हमारे यहाँ के किसानों पर अत्याचार करेंगे। तो जब इन्होंने अपने यहाँ के किसानों पर अत्याचार स्टार्ट कर दिया, नोबेलिटी वाले लोगों ने और सोशलिस्ट और लिबरल्स लोगों ने, तो फिर बाद में किसानों ने इनका साथ छोड़कर जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने भी पूरी तरह से बोल्शेविकों का साथ दे दिया। इसलिए बोल्शेविकों के पास पूरे पूरे 99% लोगों का समर्थन आ जाता है, बहुत ज्यादा जनता इनके समर्थन में आ जाती है, इनके सपोर्ट में आ जाती है, और ये रेवोल्यूशन ये लोग जीत जाते हैं, ये युद्ध, ये वॉर बोल्शेविक जीत जाते हैं। और नोबेलिटी, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता था, सोशलिस्ट और लिबरल्स जिन्हें ग्रीन कहा जाता था, ये युद्ध हार जाते हैं। इस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन ये लोग हार जाते हैं और बोल्शेविक जीत जाते हैं। आगे का घटना अगर हम देखें तो बाय जनवरी 1920
द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बोल्शेविकों ने अब ज्यादा से ज्यादा रशिया का एम्पायर कब्जा कर लिया था, उनके कंट्रोल में आ गया था। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशंस अलायंस एंड मुस्लिम्स जेडिस्ट। बोल्शेविकों को सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन कर दिया था, जो इसके समर्थन में नहीं थे स्टार्टिंग में, वो भी लास्ट में इसके सपोर्ट में आ गए थे। बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे या आसपास के छोटे मोटे जो देश थे, आसपास के छोटे मोटे जो देश थे रसिया के, उन्होंने भी रसिया का समर्थन कर दिया था, बोल्शेविकों का समर्थन कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो चीजें रसिया में हो रही हैं, बोल्शेविक जो कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे भी वो लोग लागू कर देंगे, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से राहत मिलेगी। ऐसा लोगों का मानना था, आसपास के छोटे मोटे कंट्रीज थे। ये छोटे मोटे कंट्रीज बाद में रसिया का हिस्सा बन जाते हैं, जिसको बाद में यूएसएसआर कहा जाता है। और जो बाद में कब टूट गया था यूएसएसआर, 1991 में यूएसएसआर टूट गया था। और आज जो कई सारे जो देश हैं, 10 से 12 देश, वो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, जो कि बहुत बड़ा इलाका था। जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। द मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड 5 ईयर प्लान वर मेड। आपको पता है जब बोल्शेविकों की सरकार आती है तो इन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान लागू किया। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, इन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ाया, रसिया को आगे बढ़ाया। इन्होंने स्कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया बना दिया ताकि गरीब बच्चे, गरीब वर्कर्स के, पीजेंट्स, किसानों के बच्चे स्कूलों में जा सकें। इन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, लोन देने स्टार्ट कर दिए, वर्कर्स को अच्छे अच्छे घर बनाकर देने लग गए, यूनिवर्सिटीज बनाकर दी ताकि बच्चे वहां पे पढ़ सकें। हेल्थ केयर सिस्टम को चीप कर दिया गया, बहुत सस्ता कर दिया गया, हॉस्पिटल्स वगैरह, क्लिनिक्स वगैरह, ताकि हर कोई उसमें अपना इलाज कराया जा सके, हर कोई इलाज करे, इलाज करवाए। मैनी हाउसिंग क्वार्टर्स वर आल्सो सेट अप फॉर द वर्कर्स। बहुत सारे छोटे छोटे घर बनाए गए ताकि वर्कर्स और पीजेंट्स उसमें रह सकें, ताकि उन्हें ज्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े। सिंस द गवर्नमेंट रिसोर्सेस वर लिमिटेड, द इफेक्ट्स ऑफ दिस मेजर्स वर अनइवन। आपको पता है सरकार ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से लोगों का हेल्प करने की, लोगों की जिंदगी बदलने की, लेकिन सरकार के पास रिसोर्स कम थे, इसीलिए हर जगह एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं पर लोगों को मदद मिली, कहीं पर लोगों को मदद नहीं मिली, कहीं पर लोगों की जिंदगी बेहतर बनी, कहीं पर लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं बनी। आगे देखते हैं स्टालिन एंड द कलेक्टिवाइजेशन। आपको पता है स्टालिन के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसने बहुत अत्याचार किए थे रसिया के लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा अत्याचार। इसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्रूर शासक के रूप में, क्योंकि इसने क्या क्या किया था। रसिया वॉज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। आपको पता है लेनिन के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, रसियन एम्पायर का कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है, स्टेलिन के हाथ में चला जाता है। तो रसिया में उस समय पे स्टेलिन था और उसी समय पे फूड की शॉर्टेज चल रही थी, महामारी भी फैली हुई थी और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई थी, तो फूड की शॉर्टेज चल रही थी, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दूसरा कारण ये था फूड की शॉर्टेज का, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं बीच के, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा फूड ग्रेन्स जमा करके रख लिया था, ताकि जब बाद में मार्केट में उसकी कमी हो जाए तो हाई रेट में उसको बेच सकें, है ना। ये भी एक चीज थी। स्टेलिन टुक ओवर द reins of the party after the death of the Lenin. He introduced strict measure. इसने बहुत ज्यादा कड़े नियम किए थे स्टेलिन ने। इसने 1928 में पार्टी मेंबर visited many villages and raided rich peasants known as the kulaks. बहुत सारे जो अमीर किसान थे उनके ऊपर रेड कर दिया इसके पार्टी मेंबर्स ने, स्टेलिन के, और उनकी जमीनें छीन ली, उनका अनाज छीन लिया जबरदस्ती। The party covered small land holdings of many peasants into one collective large farms. जब स्टेलिन ने देखा कि यार लोगों की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनके खाने के लिए हम इतना अनाज नहीं उगा पा रहे, तो उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया स्टेलिन ने बोला कि जितने भी लोगों को जमीन दी गई है उनसे वो जमीन छीन ली जाए, वो जमीन सरकारी बना दी जाए। तो गांव में जैसे लोगों के पास में, किसी के पास 1 खेत, किसी के पास 2 खेत, किसी के पास 5 खेत, किसी के पास 10 खेत, तो सबसे उसके खेतों को वापस छीन लिया गया और सभी जमीनों को सेम कर दिया गया, मतलब लेवल कर दिया गया, एक बहुत बड़ा खेत बनाया गया। और उसमें बोला गया कि सभी किसान आपस में खेती करेंगे और उसका जो भी निकलेगा, अनाज पैदा होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी फूड ग्रेन्स पैदा होगा खेती का, वो सभी आपस में अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स, उनको आपस में शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत खराब डिसीजन था। इसकी वजह से पता है क्या होता है, इसकी वजह से
रसिया में और ज्यादा फूड शॉर्टेज हो जाती है इस डिसीजन की वजह से, और कई लाख लोग मारे जाते हैं केवल और केवल भूख से। ऐसा माना जाता है कि 40 लाख लोग भूख से मारे गए थे उस समय पे रसिया में, इस स्टालिन के इस डिसीजन की वजह से। और जो भी इसके इस डिसीजन को अपोज करता था, many peasants resisted the policy of collectivization, they were severely punished by the state। जो किसान इसकी पॉलिसी को नहीं मानता था, जो किसान इसकी बातों को नहीं मानता था, ऐसे किसानों को जेल में डाल के उनको बहुत ज्यादा कड़ी यातनाएं, उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। many of them were deported and exiled, बहुत सारे लोगों को तो जेल से, देश से निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। स्टालिन अलाउड ओनली सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशंस, मतलब स्टालिन ने इतने कड़े और इतने खराब डिसीजन लिए जिससे रसिया की जो जनता थी वो हाहाकार मचाने लगी। मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उनके पास मरने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं था और इसने जमीनें भी छीन ली थी, तो उनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा पुअर कर दिया गया था स्टालिन के द्वारा। ये था स्टालिन। स्टालिन आप देख सकते हैं, यही है वो क्रूएल व्यक्ति, यही था वो क्रूएल व्यक्ति। इसने क्या किया था, बहुत सारे अपने many party leaders who criticized the policy of collectivization were punished and executed। इसके खुद के पार्टी लीडर्स इसको जब समझाते थे, इसको नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे कि भाई तुम ऐसा ना करो स्टालिन, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर फेथ को खो देंगे, लोग तुम्हारा सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तो जो इसको अच्छी सलाह देता था ना, उसको क्या करता था ये, उसको जेल में डाल देता था, उसको मार डालता था ये। इसीलिए बोलते हैं मूर्ख को सलाह देना बंद कर देना चाहिए, मूर्खों को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों को अगर आप सलाह दोगे, खराब व्यक्ति, बुरे व्यक्ति को आप सलाह दोगे, तो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, उल्टा आपको ही वो परेशान करेगा। रावण को भी बहुत ज्यादा लोगों ने सलाह दी थी, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, उनके भाई ने सलाह दी, विभीषण ने, लेकिन क्या रावण उस सलाह को माना? नहीं। तो सेम चीज स्टालिन ने की, जो उसको सलाह देता था उसको ही वो मार डालता था। स्टालिन पुट मैनी ऑफ हिज क्रिटिक्स इनटू लेबर कैंप एंड प्रिजन्स। बहुत सारे लोग जो स्टालिन को पसंद नहीं करते थे, उसको वो जेल में डलवा देता था। मैनी प्रोफेशनल्स वर आल्सो एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट को भी इसने जेल में डाल दिया था और बाद में उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था स्टालिन के कहने पे। बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स को भी इसने एग्जीक्यूट कराया, यानी कि जेल में डलवा के बाद में उनको मरवा डाला। तो ये था बहुत क्रूएल किंग। किंग नहीं कह सकते आप इसको, डिक्टेटर कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। रशियन रिवॉल्यूशन एंड द वर्ल्ड, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि रसिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसका वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत सारे पीपल अक्रॉस द ग्लोब क्रिटिसाइज द कैप्चर ऑफ द पावर इन द रसिया। बहुत सारे जो दुनिया में जो देश हैं या लोग हैं, उन्होंने बोल्शेविकों का विरोध किया कि बोल्शेविकों ने बहुत गलत काम किया है, जिसमें यूएसए, जर्मनी, जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है, इन सब ने रसिया का विरोध किया। इसके अलावा however many workers and peasants in the other parts of the world supported the Russian revolution। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, peasants हैं, उनको ये बात अच्छी लगी कि यार रसिया में जो वर्कर्स और peasants इनकी जिंदगी बदल गई, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया। बोल्शेविक फाउंडेड कमिटन्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज यूनियंस ऑफ पीपल सपोर्टिंग द बोल्शेविक्स। आपको पता है बोल्शेविकों का जो ये जो आइडिया था ना, ये दुनिया में कई अलग अलग जगह भी फैला था। चाइना में फैल गया था, इंडिया में भी फैल गया था, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, आपको पता है। 1915 it was realized that the Russian government was not working according to the principle of the socialism। दुनिया में इनकी आइडियोलॉजी फैली थी, लेकिन जब बाद में दुनिया को पता चला कि यार जिस आइडियोलॉजी पे लेनिन ने इस पूरे बोल्शेविक साम्राज्य को खत्म मतलब स्टार्ट किया, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंडेशन किया लेनिन ने इस पूरे बोल्शेविक आंदोलन को, मूवमेंट को, बाद में स्टालिन ने पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया। तो लोगों ने इसको खराब बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो रसिया में हुआ है ये बहुत ज्यादा खराब है। तो जो पहले सपोर्ट करते थे लेनिन के समय में, बाद में स्टालिन के समय में वही लोग इसके विरोध में हो जाते हैं। इस स्टालिन के बावजूद, स्टालिन के इतना अत्याचार करने के बावजूद भी रशियन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी इंप्रूव्ड हुई थी। लेकिन जो लोगों की जिंदगी थी, लोगों को जो राइट टू स्पीच था और जो सेंसरशिप थी, वो करने के कारण
लोगों की आज़ादी, लोगों की फ्रीडम वो छीन ली गई थी। लोगों से उनके खेत छीन लिए गए थे। इस तरह से रसिया में एक तरह से डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी जाती है स्टालिन के द्वारा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन एंड इंडिया। इंडिया वाज आल्सो इंपैक्टेड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। भारत पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा था। सेवरल पीपल्स इन इंडिया अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते थे। इसकी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इंडिया में अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, टैगोर की, उन्होंने इसके बारे में लिखा। सोवियत कम्युनिज्म के बारे में लिखा इन्होंने। आपको पता है इंडिया में जो है ना 1920 या 1921 में, इसके पहले इंडिया में क्या बन चुकी थी, 1920 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। आपको आज मैं बता दूं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, बिहार है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है। छोटे लेवल पर है, कहीं बड़े लेवल पर है, लेकिन है। सेवरल प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियंस एंड सोशल लीडर्स विजिटेड रसिया। बहुत सारे लोग रसिया गए थे ये समझने के लिए कि सोशलिज्म क्या है। वेरियस राइटर्स, उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखा है जैसे इन हिंदी आर.एस. अवस्थी ने लिखा है रशियन रिवॉल्यूशन। लेनिन लिखा उन्होंने हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, ये किताब लिखी उन्होंने। एक और किताब लिखी थी एंड द रेड रिवॉल्यूशन, ये भी किताब लिखी थी। एक एस.डी. विद्यालंकर हैं, इन्होंने क्या लिखा था, द रिबर्थ ऑफ रसिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। ये बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसमें रसिया को बहुत मतलब एनालाइज करके उनकी सिचुएशंस को बताया गया था। देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली। बहुत सारी किताबें बंगाली में है, बहुत सारी किताबें मराठी में, बहुत सारी किताबें मलयालम में, बहुत सारी किताबें तमिल में, बहुत सारी किताबें तेलुगु में लिखी गई थी। तो इस तरह से रसिया का जो इतिहास था वो पूरी दुनिया में फैला, भारत में भी फैला। भारत का इम्पैक्ट अभी भी हम देख सकते हैं भारत में, इस रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। ये जो सोशलिज्म है भारत में ये आया, कम्युनिज्म आया, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया में बन जाती है, अभी भी चल रही है कई सारे स्टेट्स में। तो आज हमने समझा रशियन रेवोल्यूशन एक पूरे सीक्वेंस में, बहुत आसान तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अब हम इसी तरह से आगे भी पढ़ेंगे कि कितने आसान तरीके से हम चैप्टर को समझें ताकि वो याद रहे एक कहानी के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।